Hello students, welcome to the second lecture of your biology class 10th. Today I am going to start a new lesson, structure of chromosome. These are the overviews of the chapter. We are going to cover definition, history, structure of DNA, nucleotide, replication of DNA, and lastly gene. Definition of chromosome. Chromosome is a DNA protein hereditary structure which is formed by condensation of chromatin fiber during cell division. जैसा कि हम लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. ये इनका काम क्या होता है, ये हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडेटरी कैरेक्टर्स लेकर के जाते हैं. यानी पेरेंट्स की जो जीन्स होती है वो नए ऑफस्प्रिंग्स में लेकर के उनके कैरेक्टर्स को नए ऑफस्प्रिंग्स में लेकर के पहुंचाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हिस्ट्री की अगर हम देखें, क्रोमोसोम सबसे पहले डिस्कवर किया तो हॉफमॉइस्टर ने इन 1848. उसके बाद फ्लेमिंग ने इसके बारे में डिटेल स्टडी की थी माइटोसिस सेल डिवीजन में 1879 में. वाल्डियर ने 1888 में इसको सबसे पहले नाम दिया था क्रोमोसोम, क्योंकि ये कलर्ड स्ट्रक्चर था. क्रोमा मतलब होता है कलर्ड और सोमा मतलब होता है बॉडी, इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया क्रोमोसोम. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि बगल में एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर दिख रहा है जिससे कि हम क्रोमोसोम कहते हैं. एक्चुअल में ये रॉड शेप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये हमें क्लियरली प्रोफेज, लेट प्रोफेज की अगर हम बात करें तो हमें ये क्लियरली बटरफ्लाई स्ट्रक्चर लेट प्रोफेज में दिखता है, पर उससे पहले इंटरफेज में हम देखेंगे तो ये हमें सिर्फ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम क्रोमोसोम्स ना कह करके क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं. ध्यान दीजिए कि क्रोमोसोम हम प्रोफेज स्टेज में कहते हैं, पर एट द टाइम ऑफ इंटरफेज इसे हम क्रोमोसोम नहीं कहते, इसे हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं. ठीक है. सेल डिवीजन के समय में ये जब रेप्लिकेट होता है इंटरफेज स्टेज में, एस फेज में, तो ये अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है. ठीक है. डुप्लीकेट कॉपी बनाने से ये स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसा कुछ दिखने लगता है और हमें प्रोफेज के समय में ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आसानी से क्लियरली विजिबल हो जाता है. स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ में 2 आर्म्स हैं और नीचे की तरफ में 2 आर्म्स प्रेजेंट हैं. ऊपर एक तरफ में आपका ये पूरा जो ऊपर से लेके नीचे तक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है रॉड शेप में, इसे हम एक क्रोमैटिन कहते हैं और दूसरे वाले को उसका डुप्लीकेट कॉपी कहते हैं. जो ये आपको आर्म्स दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड. इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड कहते हैं. ठीक है. तो जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती है और जो उसके आर्म्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड. क्या कहते हैं उसे हम? सिस्टर क्रोमैटिड. तो जो ओरिजिनल वाले आर्म्स होते हैं उन्हें हम क्रोमैटिड कहते हैं और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती है उसके आर्म्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं. वो उसकी एग्जैक्टली सेम कॉपी होती है. ठीक है. क्रोमोसोम्स के जो एंड पार्ट्स होते हैं ऊपर के और नीचे के, इन पार्ट्स को हम कहते हैं टेलोमियर. जैसे कि आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि टेलोमियर लेबल किया हुआ है. क्रोमोसोम्स में सेंटर पार्ट जो होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जिससे कि दोनों आर्म्स यानी दोनों क्रोमैटिड और सिस्टर क्रोमैटिड अटैच्ड होते हैं. ये दोनों आर्म्स सेंटर पे एक जगह अटैच्ड होते हैं जिन्हें हम सेंट्रोमियर कहते हैं. सेंट्रोमियर के ऊपर में कुछ प्रोटीनियस कवरिंग होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं. ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं. स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पे होल्ड करके रखते हैं. दोनों पोल्स में से होल्ड करके रखते हैं उसको और एनाफेज में उसको डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो स्पिंडल फाइबर्स आपके काइनेटोकोर में आकर के स्टिक हो जाते हैं दोनों साइड से, और ये आपका जो क्रोमोसोम है उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं. आई होप स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. क्रोमैटिन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रोमैटिन जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. क्रोमोसोम आफ्टर रेप्लिकेशन एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन जाता है क्योंकि क्रोमैटिन का एक 2 सेकेंड कॉपी बन जाता है जो कि उसी के जैसा होता है, और इसलिए हमें वो बाद में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो
बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो जब डेंस हो जाता है क्रोमैटिन फाइबर तो हम इसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, पर उससे पहले इसको हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। ये आपके लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होता है और एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन रेटिक्यूलम। ठीक है, ये जो फाइबर्स होते हैं क्रोमैटिन के वो दो सब्सटेंसेस से मिलकर के बनते हैं। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। डीएनए जो होता है वो 40% होता है इसमें, इस स्ट्रक्चर में, और जो प्रोटीन होता है वो अबाउट 60% होता है। प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन यहाँ पे यूज हुआ है वो है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन 60% यूज होता है, यानी प्रोटीन यानी हिस्टोन जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है क्रोमैटिन फाइबर में और डीएनए उससे कम अमाउंट में होता है। हिस्टोन, इसमें होता क्या है, हिस्टोन प्रोटीन जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन भी होता है वो आपके हर सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है सेल में, जिसमें से 8 प्रोटीन्स को लिया जाता है। 8 प्रोटीन्स को लेने के बाद में 8 प्रोटीन्स को लेने के बाद में इनको आपस में क्लस्टर कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है या चिपक जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये बंधते किससे हैं एक दूसरे के साथ में, डीएनए के साथ में। यानी ये 8 प्रोटीन में से 4 आगे की तरफ में और 4 पीछे की तरफ में, ये 8 मिलकर के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके ऊपर डीएनए जो होता है वो पूरी तरीके से रैप्ड होता है। और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर विद डीएनए को स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सर्टेन येलो कलर की बॉल्स दी हुई हैं जिसके ऊपर पर्पल कलर का समथिंग रैप्ड है। तो ये पर्पल कलर का आपका डीएनए है और जो येलो बॉल्स हैं ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ, यानी डीएनए रैपिंग हिस्टोन प्रोटीन्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर में, और ये सारे के सारे जो होते हैं वो एक कई लंबी चेन बना लेते हैं। ये सारे के सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ करके एक बहुत लंबी चेन बनाते हैं और इस चेन को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ये चेन जो होती है वो हाईली कॉइल्ड चेन होती है, क्योंकि छोटे से न्यूक्लियस में इसको अपने आप को किसी तरीके से फिट करना है, इसलिए ये आपस में काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई, काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ में उलझ करके एकदम छोटी से न्यूक्लियस में अपने आप को फिट करता है। जब इसको हम क्लियरली, जब ये डेंस होता है एट द टाइम ऑफ प्रोफेज, तो ये हमको एक बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर हमें, क्योंकि अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद में हमें एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसा साफ साफ ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर हमें दिखने लगता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। जैसा कि अभी हमने बात किया कि आपका जो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में तो आप जान गए होंगे कि आपके सेल में प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका जो यूज हुआ है न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए वो है आपका डीएनए। डीएनए इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल विच रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटरी। डीएनए जो है आपका सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला माइक्रोमोलिक्यूल है आपकी बॉडी में, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी ये आपके इसके अंदर में जीन्स पाए जाते हैं जो कि एक हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ले जाने में हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। उन्होंने ये बताया था कि डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल है, यानी 2 रॉड्स, 2 थ्रेड कह सकते हैं या 2 रॉड्स कह सकते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ में बिल्कुल कॉइल्ड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रस्सी कैसे एक दूसरे के साथ में बंधी हुई होती है, वैसे ही 2 ऐसे ही फाइबर्स जो एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं सर्टेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, इन्हें हम कहते हैं डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जैसे मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं बगल में कि 2 रिबन्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं या कॉइल्ड हैं, और इनके बीच में सर्टेन बॉन्ड्स बने हुए हैं। ये जो आपस में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, जो किससे के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों रिबन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड। ये क्या करते हैं, इनके पास में
दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल यानी एक स्ट्रैंड सीधा होता है, दूसरा स्ट्रैंड उल्टा होता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, एक स्ट्रैंड अगर आप ये दोनों रिबन्स अलग अलग कर दें तो अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी 5 से एंड होकर के 3 में जा रहा है तो दूसरा जो होता है वो 3 से स्टार्ट होकर के 5 में एंड करता है। तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। विच आर टुगेदर कॉइल्ड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में कॉइल्ड होते हैं और एक बीच में एक सीधी इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट में जाते हैं। ये इमेजिनरी एक्सिस आपको दिखती नहीं है, ये जस्ट इमेजिन की जाती है कि इसी के थ्रू ये दोनों आपस में कॉइल्ड हुए हैं। डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो होते हैं 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए क्या है आपका, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी 2 हेलिक्स इसमें यूज होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स इसमें यूज हुए हैं, इसलिए आपका क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हमने पढ़ा कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ईच न्यूक्लियोटाइड हैज अ डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब आप यहाँ बगल में स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में आपका सेंटर में शुगर लिखा हुआ है, उसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। उसके बगल में आप देख सकते हैं कि एक फॉस्फेट सर्कल फॉस्फेट दिया हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बना हुआ होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर का, फॉस्फेट का और नाइट्रोजन बेस का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और शुगर, इन सब से मिलकर के बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। द 4 न्यूक्लियोटाइड्स आर डिफर इन देयर नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। ऐसे ही 4 यानी जो आपके डीएनए बनते हैं वो 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। तो यानी जो आपका ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसी 4 स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये चारों जो होते हैं एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इनको हम अगर इनके बीच में अगर हमें डिफरेंस करना है तो हम सिर्फ नाइट्रोजन बेस के अकॉर्डिंग ही डिफरेंस कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बेसिस पे डिफरेंट है। तो वो नाइट्रोजन बेसिस के बेस पे जो होता है वो डिफरेंट होता है। नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एडेनाइन, दूसरा ग्वानाइन, तीसरा आपका साइटोसिन, फोर्थ आपका थाइमीन। एडेनिन को हम कैपिटल ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थाइमीन को हम टी से डिनोट करते हैं। ये सारे आपके अपर केस में होते हैं। नाइट्रोजन बेस जिस जगह आप रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हैं उस जगह पे ये आपके इन चारों में से एक नाइट्रोजन बेस जो होता है वो अटैच्ड होता है। फिर जो इसके नीचे सेकेंड स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोटाइड का, उसमें दूसरा नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होगा, फिर तीसरे में तीसरा नाइट्रोजन बेस और चौथे में चौथा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो 2, अगर इनको कैटेगराइज करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडेंस। कैसे होते हैं, प्यूरीन्स और पिरामिडेंस। प्यूरीन जो होते हैं वो एडेनाइन और ग्वानिन को कंसिस्ट करते हैं और जो पिरामिडीन होते हैं वो आपके साइटोसिन और थाइमीन कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडीन जो होते हैं वो साइटोसिन और थाइमीन कहलाता है। तो स्ट्रक्चर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक व्यू दिया है किस तरीके से एंटी पैरेलल स्ट्रैंड आपका डीएनए का बनता है। ये देखिए 4 न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं आपस में। एक आपका 5th प्राइम से स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है 3 प्राइम पे, और जस्ट उसके ऑपोजिट में दूसरी स्ट्रैंड देखिए 3 प्राइम से स्टार्ट हुई है और एंड हुई है आपकी 5 प्राइम पे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पहला न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखिए, उसमें लिखा हुआ है ए। तो नाइट्रोजन बेस ए मतलब एडेनिन और टी मतलब थाइमीन। फिर सेकंड में आइए ग्वानिन और सी मतलब साइटोसिन, ठीक है। तो इससे एक चीज ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है। आप जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो किसी भी तरीके से नहीं जुड़ते हैं। हमेशा अगर न्यूक्लियोटाइड में एक स्ट्रैंड की यानी पहले स्ट्रैंड के डीएनए के पहले स्ट्रैंड में अगर एडेनिन प्रेजेंट है एज अ नाइट्रोजन बेस, तो उसके ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड में हमेशा थाइमीन ही प्रेजेंट होगा।
कभी भी साइटोसिन या ग्वानिन प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ग्वानिन प्रेजेंट है तो उसके साथ में हमेशा साइटोसिन ही प्रेजेंट होगा, कभी एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है या थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ पेयर करता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ या साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करता है, ठीक है। एक चीज और, ये दोनों स्ट्रैंड के जो आपके नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ये आपस में, मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए होते हैं। आपको दिख रहा है रेड कलर की लाइंस, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यानी एडेनिन और थाइमिन या थाइमिन और एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन या फिर ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक जगह हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन और साइटोसिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, नीचे की तरफ में आप देख सकते हैं कि साइटोसिन और ग्वानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिए हुए हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एडेनिन थाइमिन के साथ में पेयरिंग करता है, थाइमिन एडेनिन के साथ पेयर करता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर करता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ होता है। डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जब एस स्टेज में पहुंचता है। तो रेप्लिकेशन मतलब उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनना। अब आप यहाँ पे 4 डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम में आप देखिए, फर्स्ट नंबर ए देखिए, एक आपको डीएनए की स्ट्रैंड दी हुई है जो कि आपस में कॉइल्ड है। एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है तो डीएनए की स्ट्रैंड जो होती है, चाहे वो ऊपर से हो चाहे वो नीचे से, वो एक एंड से, चाहे वो ऊपर से खुले चाहे वो नीचे से, कहीं से बीच से नहीं खुलेगी, ठीक है, हमेशा एंड से वो खुलना स्टार्ट हो जाती है। आप बी में देखिए कि नीचे की तरफ में दोनों स्ट्रैंड जो पिंक और ब्लू वाली स्ट्रैंड है वो आपस में नीचे खुल चुकी है, और पिंक के साथ में एक नया ब्लू कलर का स्ट्रैंड बन रहा है और ब्लू कलर के साथ में एक नया पिंक कलर का स्ट्रैंड जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अब जब आप सी में देखेंगे तो जो पिंक वाली स्ट्रैंड के साथ में जो नया ब्लू वाला स्ट्रैंड था वो पूरी तरीके से बन चुका है, और सेकंड में देखिए, सी के सेकंड में जो आपका ब्लू कलर का स्ट्रैंड था उसके साथ में पिंक कलर का स्ट्रैंड पूरा कंप्लीटली डेवलप हो चुका है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है, एक डीएनए ओरिजिनल डीएनए होता है, वो क्या करता है, एक एंड से, चाहे वो ऊपर से खुले चाहे वो नीचे से खुले, जब वो खुलता है तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं तो एक स्ट्रैंड, पहला स्ट्रैंड अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और दूसरा स्ट्रैंड अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, ठीक है। और फिर वो दोनों ही स्ट्रैंड अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड अब इंडिविजुअली 2 अलग अलग स्ट्रैंड हो जाते हैं। जो पहले एक स्ट्रैंड थे वो दोनों स्ट्रैंड अलग होकर के अपनी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना करके अब 2 डीएनए बन चुके हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बाय स्ट्रक्चर डायग्राम देख करके। लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का जीन है। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट स्पेसिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जीन क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, आपके स्किन का कलर, आपकी हाइट, आपका बोलना, जितने भी कैरेक्टर्स आपके अंदर में हैं, फ्लावर का कलर, लीफ का कलर, फ्लावर के लीफ का बड़ा होना छोटा होना, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कैरेक्टर्स जो कैरी फॉरवर्ड करता है या जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उस कैरेक्टर के लिए, उसे हम जीन कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड ओवर डीएनए। ये कहाँ लोकेटेड होता है, डीएनए के ऊपर, क्योंकि डीएनए ही इन जीन को भाई रेप्लिकेट होकर के एक नया डीएनए बनाता है, ठीक है। तो वो इसी जीन को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो जीन को सबसे पहले
टर्म को कॉइन किया था जोहानसन ने 1909. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द टर्म जीन वॉज फर्स्ट कॉइन बाय जोहानसन इन 1909. जीन के बारे में आगे हम जेनेटिक्स चैप्टर में, जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ, उसमें हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए आपका सिर्फ इतना ही. थैंक यू. हियर योर चैप्टर इज़ बीइंग फिनिश्ड. आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में क्लास में, जब स्कूल आपके ओपन होंगे. और आई होप ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा. सो हियर इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू. आपको इस चैप्टर में एक असाइनमेंट दिया जा रहा है. वो असाइनमेंट ये है कि आपको डीएनए का एक मॉडल तैयार करना है, जिसमें कि आप ये बता सकते हैं, या जस्ट एक डायग्रामेटिक व्यू है जो कि आप अलग अलग बॉन्ड्स शो करेंगे उसमें, और ये आप बताएंगे कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग होती है एडेनिन, ग्वानिन और इन सब चीज़ों की. ठीक है. थैंक यू सो मच.